हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वेद सर फ्रॉम प्रोटोन एकेडमी चमू। सबसे पहले तो आप प्रोटोन एकेडमी यूट्यूब पर चैनल है अपना प्रोटोन चमू के नाम से, तो प्रोटोन चमू चैनल आप सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको रोज़ की अपडेट उस चैनल पे मिलती रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूं आपकी एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें 11 नंबर चैप्टर अपना है, जिस चैप्टर का नाम है आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो डियर फ्रेंड्स, ये बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं, 11 नंबर चैप्टर और 12 नंबर। तो मैं पहले 11 नंबर चैप्टर की बात करता हूँ। लगभग दोनों चैप्टर 6 क्वेश्चंस देते हैं नीट में। अगर हम नीट की बात करें तो 3+3 का वेटेज है इन चैप्टर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 11 नंबर चैप्टर है उसकी बात करते हैं अपने, उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस चैप्टर से ओनली 5 to 7 मिनट्स, और उसके बाद में अपन इसकी रियल टेक्निक पे आएंगे फ्रेंड्स। तो बायोटेक्नोलॉजी इट मीन्स बायो मीन्स आप जो भी वर्क करेंगे वो लिविंग के साथ कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? लिविंग है। और उसके साथ आप क्या लगा रहे हैं फ्रेंड्स? टेक्निक लगा रहे हैं आप सोचिएगा, आप एक लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ टेक्निक लगा रहे हैं। काम बड़ा मुश्किल है फ्रेंड्स। चैप्टर बहुत सिंपल है, बिल्कुल महेश भट्ट की फिल्मों की तरह है फ्रेंड्स। लेकिन एनसीईआरटी ने जब इसे लिखा तो राम गोपाल वर्मा की पिक्चर बना दी। किसी के समझ नहीं आया कौन सा करेक्टर कब है, पर आप समझिए, आपको मजा आएगा। मैं बहुत सिंपल करके इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म दी थी, एक साइंटिस्ट आए स्टार्टिंग में जिनका नाम था कार्ल इरेकी। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी थी। किसने? कार्ल इरेकी। तो कार्ल इरेकी ने ये बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड दिया था, कार्ल इरेकी ने। एनसीईआरटी क्या कहती है? बायोटेक्नोलॉजी की वैसे कई डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ईएफबी की डेफिनेशन देती है। ईएफबी मीन्स जो आपका हो गया वो हो गया यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अपन लोग बात करें यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी। ईएफबी की डेफिनेशन क्या देती है फ्रेंड्स? ईएफबी की डेफिनेशन है, अगर हम बात करें ईएफबी की, तो ईएफबी की डेफिनेशन है इंटीग्रेशन। तो अपना वर्ड हो गया द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज, नेचुरल साइंस and organism, cell and molecule, cell and molecule analog for product and service। डियर स्टूडेंट, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब आपको चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है किसी ऑर्गेनिज्म को, उसकी किसी सेल को, उसके किसी मॉलिक्यूल को चेंज करके आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, और वो प्रोडक्ट और वो सर्विस ह्यूमन के लिए यूजफुल होती है। तो ईएफबी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये डेफिनेशन देता है। अब अपन बात करते हैं इस बायोटेक्नोलॉजी में टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के कितने टाइप्स हैं? वैसे हम बात करें अकॉर्डिंग टू अपने 12th स्टैंडर्ड के नीट स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो अपन लोग कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी 2 टाइप्स की मान सकते हैं आपके। एक को बोला गया ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मतलब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहती है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहती है फ्रेंड्स, इसमें आप जो भी पढ़ोगे उसमें आपका आएगा माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस है ये। तो माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस क्या होती है फ्रेंड्स? माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस लाइक एज अपन लोग क्रड फॉर्मेशन करते हैं,
तो कर्ड फॉर्मेशन में आप क्या लेते हैं, आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लेते हैं जो लैक्टिक एसिड सीक्रेट करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो आपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को मिल्क में डाला और उसने हमें मिल्क को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कर्ड में। तो माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस है ये। तो माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस जो पुरानी टाइप की बायोटेक्नोलॉजी थी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, हाँ इसके आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल अपने को देखने पड़ेंगे। अपने कहते हैं ब्रेड फॉर्मेशन, कर्ड फॉर्मेशन, अपने कहते हैं सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन, आप बात करें सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन, आप बात करें फर्मेंटेशन में एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन, तो आप एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल किसके हैं फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसके बाद वाली सेकंड बायोटेक्नोलॉजी की। अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, किसकी बात करें फ्रेंड, मॉडर्न बायोटेक की अगर अपन बात करते हैं तो अपन लोग कहते हैं कि न्यू बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है। तो अपन कह सकते हैं कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, वो है पेनिसिलिन फॉर्मेशन, और बाकी इसकी जो एप्लीकेशन है वो अपन लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी जो बायोटेक्नोलॉजी का 12 नंबर चैप्टर, बायोलॉजी का एनसीईआरटी 12th का 12 नंबर चैप्टर है, उसका वेटेज भी 3 क्वेश्चंस का है नीट में, और वो 12 नंबर चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 11 नंबर चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं वो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और 12 नंबर जो हम पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये दो चैप्टर अलग अलग चैप्टर हैं। तो इसके अंदर आपको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मिलेगी, ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करें, ये तो टाइप्स हो गए ट्रेडिशनल मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपन लोग कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स, जो हमने पॉइंट लिया है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स हैं फ्रेंड्स, 2 प्रिंसिपल एनसीईआरटी ने दिए हैं। एक प्रिंसिपल जो है इसको एनसीईआरटी ने क्या बोला है फ्रेंड्स, उसने कहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। फ्रेंड जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जी बोल सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल क्या है, ये है इंजीनियरिंग करना किसी भी डीएनए के साथ, और इसको आप क्या कह सकते हो, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मैटेरियल बोल सकते हैं आप। यानी कि आप क्या करोगे, आप करोगे अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री आप चेंज कर सकते हैं। जब आप जेनेटिक मटेरियल की फ्रेंड केमिस्ट्री चेंज करेंगे, इट मीन्स आपका जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। क्या टाइप चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, फिनोटाइप। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जीनोटाइप चेंज किया। आपने जब जेनेटिक मटेरियल चेंज किया, आपने जीनोटाइप चेंज किया, और जीनोटाइप जैसे ही आपने बदला उसका क्या बदल गया, फिनोटाइप बदल गया। मतलब जब आपने जीन बदली तो बाहर से वो कैसा था वो भी बदल गया। तो अपन लोग कह सकते हैं कि किसी की केमिस्ट्री चेंज कर दें तो अपन लोग इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम आगे की बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से बाहर जाऊं तो एक साइंटिस्ट हैं जिनको अपन लोग कहते हैं साहब पॉल बर्ग। पॉल बर्ग कौन है, पॉल बर्ग को आप कह सकते हो फादर ऑफ जेनेटिक्स फ्रेंड्स। ये हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है फ्रेंड्स, पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने क्या किया, ये अपने को देखना होगा पॉल बर्ग ने क्या किया। तो हम कहते हैं कि इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया फ्रेंड्स, ई कोलाई, एसरकिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया इन्होंने लिया। ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाल करके उसके अंदर इन्होंने SV40 वायरस की जीन डाल दी। किसकी फ्रेंड्स, SV40, यानी आप सीमियन वायरस 40 लिख सकते हो उसको। तो सीमियन वायरस 40 की जीन इन्होंने किस में डाली, ई कोलाई बैक्टीरिया में। मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, ऐसा पॉल बर्ग ने किया। और जो मीडिएटर काम लिया इन्होंने वो लिया लैम्बडा फेग वायरस। तो लैम्बडा फेग यूज लेकर के सीमियन वायरस SV40 की जीन को किस में डाल दिया फ्रेंड्स, ई कोलाई में डाल दिया। ऐसा पॉल बर्ग ने किया। मतलब देखिएगा आप, केमिस्ट्री चेंज कर दी जेनेटिक मटेरियल की। तो जेनेटिक मटेरियल की जब केमिस्ट्री इन्होंने चेंज कर दी तो अपन लोग कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की किसके साथ, जीन के साथ, किसके साथ, डीएनए के साथ, किसके साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ। तो इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कर दिया, जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया, उसकी केमिस्ट्री को इन्होंने चेंज किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला प्रिंसिपल आता है इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, जो दूसरा इसका प्रिंसिपल आता है उस पर मैं जाता हूँ। देखो, पुरानी एनसीईआरटी में इसको केमिकल इंजीनियरिंग लिखा जाता था। शायद आपके पास भी बुक है तो उसके अंदर ये केमिकल इंजीनियरिंग ही लिखा हुआ होगा।
बट अगर आप नई एनसीईआरटी की बात करें तो वो इसको क्या लिखता है, वो लिखता है बायो प्रोसेस, क्या लिखता है फ्रेंड्स, वो लिखता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का टॉपिक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में वो क्या कहेगा फ्रेंड्स, वो कहता है कि आपको केमिकल बनाने हैं, क्या बनाने हैं, केमिकल बनाने हैं, लेकिन केमिकल बनाने कैसे हैं, बायो प्रोसेस में चेंज करना है। बायो प्रोसेस कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, अपन लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, और लास्ट में जाके प्रोडक्ट की बात करें तो ऑक्सी के अंदर CO2 और H2O बनते हैं। लेकिन अगर मैं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस कर दूं तो प्रोडक्ट CO2 न बन के कुछ और बन सकता है। तो हमारी ये बायो प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ऐसी बैक्टीरिया की, ऐसी प्लांट्स की बायो प्रोसेस होती है, तो उनकी बायो प्रोसेस को चेंज करोगे तो केमिकल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो केमिकल बनना चाहिए था वो नहीं बना, और आपका जो डिजायरेबल प्रोडक्ट था वो आपने बना लिया। साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या किया, बड़ा स्मार्ट वर्क किया फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया से वैक्सीन्स बनवा ली फ्रेंड्स। यानी वैक्सीन जो हम इंडस्ट्री में बना रहे हैं वो बैक्टीरिया में जीन डाल के वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर ली, एंजाइम्स प्रोड्यूस कर लिए, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर ली बैक्टीरिया में जीन डाल के। तो क्या किया, बायो प्रोसेस को उनकी चेंज किया और केमिकल चेंज करके उन लोगों ने बनवा लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आएगा और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग आएगा। तो ये अपना एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का हो गया। अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखो पहला हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में हमने टाइप्स पढ़े, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इनके एग्जाम्पल्स नीट में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। फिर हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम लोगों ने बात की कि केमिकल इंजीनियरिंग, जहां वैक्सीन फॉर्मेशन वगैरह इसमें आते हैं। इस प्रोसेस की एक बड़ी खास बात एनसीईआरटी ने लिखी है, वो क्या लिखी है, एक मिनट के लिए आप और देख लीजिएगा। केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने लिखा है कि ये जो प्रोसेस है आपकी वो कॉन्टामिनेशन फ्री होनी चाहिए। कॉन्टामिनेशन फ्री प्रोसेस है ये वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्टामिनेशन फ्री का मतलब क्या है, मान लीजिएगा आप ई कोलाई पर वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स। किस पे वर्क कर रहे हैं आप, ई कोलाई बैक्टीरिया पे आप वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब आप फ्रेंड वर्क कर रहे हैं उस टाइम मान लेता हूं मैं यहां पर एक फंगस आ गया, तो फंगस डिजायरेबल नहीं था हमारा वर्क किस पे था, ई कोलाई पे, और फंगस नया आ गया तो वो ई कोलाई को डिस्टर्ब करेगा। इस डिस्टर्ब करने वाली प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कंटामिनेशन बोलते हैं। यानी वहां और कोई अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। तो कंटामिनेशन फ्री प्रोसेस कौन बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रही है। किसमें बोल रही है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग बोल रही है। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक अपन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और लेते हैं। हालांकि यहां से नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी हम इसकी बात करें तो क्या कहती है एनसीईआरटी, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 194 निकालिएगा, उस पेज पर क्या दिया हुआ है, वो कहता है साहब आपके पास एक है रिप्रोडक्शन का टाइप है सेक्सुअल, और एक आप खुद जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप क्या होता है फ्रेंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इन सब की ड्रॉबैक क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये एनसीईआरटी ने इस टॉपिक में दिया है। उसके बाद मेरा रियल टॉपिक स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आप बात करते हो, आप क्या कहते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साहब बड़ी बात यह है कि इसमें वेरिएशंस आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आते हैं फ्रेंड्स, वेरिएशंस आते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं मतलब चेंज, मतलब हम हूबहू हम हमारे मदर फादर जैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है फ्रेंड्स, वेरिएशन आए। और वेरिएशन मोस्टली क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। मैं कह रहा हूँ मोस्टली बेनिफिशियल होते हैं, जरूर नहीं सारी बेनिफिशियल हो। तो वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ये इसका एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। यही सेम टू सेम बड़ा नेगेटिव पॉइंट है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेरिएशन नहीं आते। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी कहती है बढ़िया पॉइंट क्या है, इसमें जो आप जो भी लेंगे जेनेटिक मटेरियल, ऑर्गेनिज्म जो भी लेंगे उसका जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व रहेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा किसी भी हालत में। तो अपन लोगों ने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होता फ्रेंड। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी बात केवल किस पे कर रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कर रही है। वो कहती है साहब वेरिएशन आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फ्रेंड्स नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि जो वेरिएशन आते हैं उनमें कुछ वेरिएशंस
अनडिजायरेबल होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती, जो हार्मफुल होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यहां पर क्या आ जाते हैं फ्रेंड्स, नेगेटिव पॉइंट हो गया अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल ट्रेट्स आ गए, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स आ गए। आप देखिएगा अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हो गए। तो क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसमें ओनली डिजायरेबल कैरेक्टर्स आए? मैं नेचुरली बात करूं तो शायद ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं ह्यूमन बीइंग के एफर्ट्स की बात करूं तो उसने बड़ी गजब का काम किया। क्या काम किया सोचिएगा, हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन बेनिफिशियल होते हैं, बट अनडिजायरेबल वेरिएशन अगर आ गए, हार्मफुल वेरिएशन आ गए तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। तो क्या दुनिया में ऐसी कोई प्रोसेस है जिसमें ओनली एंड ओनली डिजायरेबल वेरिएशन ही आए? उस प्रोसेस का नाम है फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। यहां से ये इंट्रोडक्शन था फ्रेंड्स, अब हमारा रियल टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये है टॉपिक फ्रेंड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम इंट्रोडक्शन छोड़ करके मेन टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स। एनसीईआरटी में आ जाएगा 195 नंबर पेज पे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए फ्रेंड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहले पॉइंट आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। देखिए एक डीएनए जो हमने नेचर ने दिया है वो हमारा कॉम्बिनेंट डीएनए, ईश्वर ने, नेचर ने हमें दिया है हमारा कॉम्बिनेंट डीएनए। अगर मैं उस डीएनए में चेंज कर दूं, कुछ भी बदल दूं, ह्यूमन बीइंग बदल रहा है ना, तो हमने क्या वर्ड दिया, री, वापस कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन। हमें नेचर ने नहीं दिया, हमने चेंज कर दिया, रिकॉम्बिनेंट। मान लीजिएगा आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है और उसका मैं जीन चेंज कर दूं, तो वो जीन नेचर ने नहीं दी उसको, आप लोगों ने क्या की, चेंज की, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखते हैं अपन लोग कह सकते हैं, या एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है 1972 में 2 साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट थे साहब हर्बर्ट बॉयर। कौन थे फ्रेंड, हर्बर्ट बॉयर, जिसकी बायोग्राफी भी आपको पढ़नी है। कहां पढ़नी है, एनसीईआरटी ने जब बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट की है जहां से, वहां पर इस साइंटिस्ट की विद फोटो कंप्लीट बायोग्राफी दी हुई है, वो भी अपने को पढ़नी है ताकि अपने नॉलेज में रहे। तो हर्बर्ट बॉयर 1972, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स उनका नाम है स्टेनली कोहेन। तो हर्बर्ट बॉयर एंड स्टेनली कोहेन फ्रेंड्स वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट आरडीएनए बना दिया, दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने कैसे बनाया उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म लिया फ्रेंड्स उसका नाम है साल्मोनेला, जो काफी फेमस बैक्टीरिया ई कोलाई जैसा ही है, साल्मोनेला। और अगर मैं इसकी स्पेसीज की बात करूं तो मैं कहूंगा टाइफीम्यूरियम। तो फ्रेंड्स पूरा बैक्टीरिया कौन हो गया, ये इसका जीनस हो गया, ये इसकी स्पेसीज हो गई। तो अपन लोग कह सकते हैं साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के साथ इन्होंने काम किया, वर्क किया। क्या किया, उस बैक्टीरिया के उन्होंने प्लाज्मिड को निकाला और निकाल करके उस प्लाज्मिड को कट किया, और कट करके एक और जीन उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस करा दी फ्रेंड्स, यानी ये नई जीन इंट्रोड्यूस करवा दी। ये कौन सी जीन है, एनसीईआरटी कहती है ये जीन है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, यानी कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एक अलग से जीन इंट्रोड्यूस कराई, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। ये जीन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा के प्लाज्मिड को वापस कहाँ डाल दिया, बैक्टीरिया में डाल दिया। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये फॉरेन जीन है, बाहरी जीन है, ये पहले से नहीं थी, ये फॉरेन जीन है, मतलब 2 डीएनए बना दिया उन्होंने, 2 डीएनए को ज्वाइंट कर दिया। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के डीएनए के साथ में दूसरा डीएनए ज्वाइंट कर दिया, तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। तो फर्स्ट आरडीएनए प्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट बॉयर एंड स्टेनली कोहेन इन 1972। कैसे प्रोड्यूस किया गया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को प्रोड्यूस करके डाल करके और यहाँ पे डाल दिया। अब आप एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी गजब की चीज है, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया नहीं है जो पहले लिया था साल्मोनेला, ये बैक्टीरिया चेंज हो गया, इसमें बाहर की जीन आई। फ्रेंड्स बाहर की जीन को आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ट्रांसजीन,
बाहरी जीन को आप क्या कह सकते हो, ट्रांसजीन। तो जो ऑर्गेनिज्म बना उसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं आप। तो जो ऑर्गेनिज्म बना उसको आप ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक्चुअली में बना क्या, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। और मैं ऐसे प्लांट में कर दूं तो ट्रांसजेनिक प्लांट, और मैं ऐसे एनिमल में कर दूं तो ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इन सबको कॉमन रूप से मैं क्या कह सकता हूं, कौन फॉर्म में, जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आने वाला समय इनका सर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म चेंज कर दिए, जीन चेंज करके ऑर्गेनिज्म चेंज कर दिए। यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये अपने आप में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है फ्रेंड्स। तो इन दो साइंटिस्ट के बाद अपने इस टॉपिक में आते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी की। अगर हम बात करें तो इसमें आपको दो चीजें लेनी पड़ेगी आरडीएनए टेक्निक्स में। एक तो टेक्निक्स होगी फ्रेंड्स, और एक एनसीईआरटी लिखती है टूल्स। अपने को दोनों साथ लेके चलनी पड़ेगी फ्रेंड्स। आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड टूल्स मीन्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। मीन्स का मतलब क्या हो गया, टेक्निक और टूल कैसे। जैसे अपन लोग कहते हैं टेलर, उसको अपन लोग कपड़ा देते हैं, और टेलर को जब हमने क्लॉथ दिया तो वो उसको सीजर से काटेगा, नीडल से और थ्रेड से उसको सील करके अपने को देगा। फ्रेंड्स क्या कर रहा है वो, एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो कर रहा है क्लॉथ के साथ टेक्नोलॉजी, और उसके पास है क्या, टूल्स। सोचिएगा, एक टेलर ने क्या किया, एक टेलर ने कपड़े को काटा, वो उसकी टेक्निक है, और उसने साथ में काम क्या लिया, सीजर काम ली, नीडल काम ली, वो क्या है, टूल्स। तो फ्रेंड्स हम भी यहां क्या करेंगे, हम डीएनए को काटेंगे, वी आर टेलर फॉर डीएनए। और हमारी टूल्स क्या होंगी फ्रेंड्स, तो अपन लोग कहेंगे हमारी टूल्स जो हैं वो अगर हम बायोटेक एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी 5 टूल्स देता है। अगर आरबीएसई बोर्ड 12th की बात करते हैं तो वो 7 टूल्स देता है, यानी हमें 5 to 7 टूल्स पढ़नी है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो टेक्निक्स और टूल्स, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जो बेसिक अपना टॉपिक है मैन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि एनसीईआरटी ने इसको काफ़ी डिफिकल्ट बना दिया है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है एनसीईआरटी में पता नहीं लगता। मैं कह सकता हूँ ये महेश भट्ट की पिक्चरों की तरह है, लेकिन इसको एनसीईआरटी ने राम गोपाल वर्मा की फिल्मों की तरह बना दिया, इसका किरदार पता नहीं लग रहा कहाँ है। फिर भी मैं आपको कंटिन्यू इसके पीडीएफ नोट्स भी दूंगा, जो डायरेक्ट आप पढ़ेंगे सारा का सारा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पीडीएफ नोट्स आएंगे डायरेक्ट, और आपको मजा आएगा काफ़ी। तो हम लोग कहेंगे कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें आरडीएनए बनाना है। आरडीएनए बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, जैसे मैं आपको पूछूं कि मच्छर मारने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो कोई कहेगा ऑल आउट चाहिए, कोई कहेगा इलेक्ट्रॉनिक बैट चाहिए। नहीं, मच्छर मारने के लिए पहले मच्छर चाहिए फ्रेंड्स। तो आरडीएनए बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, आरडीएनए बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो आपके पास एक डीएनए होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये डीएनए है, लेकिन मैं आधा बोल रहा हूं फ्रेंड्स, अगर मैं पूरा बोलूं तो आपके पास प्योर डीएनए होना चाहिए। मतलब डीएनए कभी प्योर नहीं होता, कैसे नहीं होता सोचिएगा। डीएनए कहां होगा, ये सेल, अपन बात करें तो ये क्या है, सेल, और ये सेल का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में डीएनए, और डीएनए के साथ बहुत सारी प्रोटीन्स और बाकी चीजें। तो डीएनए कभी प्योर नहीं होता फ्रेंड्स। तो एनसीईआरटी आगे जाके एक स्टेप की बात करेगी, जिसको मैं यहाँ एक बार लिख के छोड़ देता हूँ। उस स्टेप का नाम है 0 स्टेप। तो आपको याद रखना है कि कभी हमने जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी तो 0 स्टेप स्टार्ट की थी। 0 स्टेप का मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमें प्योर डीएनए चाहिए। हमें सेल की सारी मेम्ब्रेन को हटा करके, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को हटा करके हमें क्या चाहिए, प्योर डीएनए चाहिए। तो इसकी बात मैं बाद में करूंगा। मैं मान लेता हूं मेरे पास एक प्योर डीएनए, ये मेरे पास फ्रेंड्स एक प्योर डीएनए, ये इसका मैं 5 प्राइम एंड मानूं तो आप जानते हैं कि दूसरा एंड कौन सा होगा, 3 प्राइम होगा। और ये 3 प्राइम है तो ये क्या होगा, 5 प्राइम होगा। और ये 5 प्राइम है तो ये क्या होगा, 3 प्राइम होगा। आप खुद जानते हैं कि जहां पर ए होगा एडेनिन, एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा फ्रेंड्स, थाइमिन जुड़ेगा। और मान लीजिएगा ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ यहां पर कौन जुड़ गया, गुआनिन, और गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कौन जुड़ेगा फ्रेंड्स, साइटोसिन जुड़ेगा। ये आप जानते हैं डीएनए के नाइट्रोजन बेस है। तो हमने ये जोड़ दिए, ये सारी सीक्वेंस यहां पर प्रेजेंट है। अब मुझे इस डीएनए को कट करना है फ्रेंड्स। हमारी पहली जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की जो पहली स्टेप आएगी, वो स्टेप क्या है फ्रेंड्स। ये वीडियो जो मैं दे रहा हूं आपको, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं हिंदी मीडियम का इसके बाद सेम टू सेम यही टॉपिक है हिंदी मीडियम का दोबारा दूंगा इसको, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वहां से पढ़ सकते हैं। तो हमने कहा फ्रेंड्स, पहला जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप है क्या आरडीएनए टेक्नोलॉजी की, इसकी टोटल स्टेप है 7। पहली स्टेप एनसीईआरटी ने दी है
7वीं स्टेप एनसीईआरटी में दी है, बीच में एनसीईआरटी में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स इसको सीक्वेंस से अपने को पढ़ना है। पहली स्टेप क्या है फ्रेंड्स? पहली स्टेप है इस डीएनए को कट करना है। अब आप सोचिएगा, हमारी एक ड्रॉप ब्लड में, एक ड्रॉप ब्लड में या ब्लड की एक ड्रॉप में हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होती हैं, हमें दिखती नहीं। उन सेल का डीएनए दिखेगा क्या हमें? यानी डीएनए दिखेगा नहीं। यानी हम वर्क किस पे कर रहे हैं फ्रेंड्स? जो दिख ही नहीं रहा, और जो दिख ही नहीं रहा उस पर वर्क करना बड़ा कठिन काम है। जैसे आजकल कोरोना नहीं दिख रहा, वर्क नहीं हो रहा ना, वैसे आइएगा। तो अपन लोग कहते हैं हमें जो दिख नहीं रहा उस पर हमें वर्क करना है, उसको काटना है जो दिख नहीं रहा। तो यहां पर उसको काटने के लिए क्या काम में लेंगे अपन लोग? तो एनसीईआरटी बहुत ही प्यारा वर्ड लिखती है, वो कहती है साहब आप पहली स्टेप जो लोगे उस स्टेप का नाम आप लिख लीजिएगा। उस स्टेप का नेम क्या है? उस स्टेप का नेम है आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत काम आएगा फ्रेंड आपके। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। फ्रेंड्स ये है पहली स्टेप, ये है किसकी? आरडीएनए टेक्नोलॉजी की पहली स्टेप। माइंड में बिठा लीजिएगा, पहली स्टेप का नेम क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। मीन्स क्या है? हमें जो जीन चाहिए उस जीन को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है और उसको हमें आइसोलेट करना है, हमें उस डीएनए से अलग करना है जो डीएनए दिखता ही नहीं। कैसे? आइडेंटिफिकेशन कैसे? अपना जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिपेंड करता है हमारा एम क्या है। हमारा एम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिएगा आपको कोई एक कैरेक्टर चाहिए, उस कैरेक्टर की एक जीन होती है जिसको मेंडल क्या कहता है? फैक्टर बोलता है। हम फैक्टर को क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? जीन बोल रहे हैं। जीन वर्ड जो है जॉन रे ने दिया था। ये जीन क्या है? ये डीएनए का एक पार्ट कह सकते हैं अपन लोग। तो आपको एक जीन चाहिए, कैसे चाहिए? जैसे मैं कह सकता हूं आपको रैबिट के हॉर्न लगाने, सींग रैबिट के, तो आपको जीन कौन सी चाहिए? जो सींग वाली जीन है, हॉर्न वाली जीन है। लोगे कहां से? ह्यूमन बीइंग में से ले सकते हो क्या? हमारे तो खुद के ही नहीं होते, तो कहां से लेंगे? मान लीजिए कि हम गोट से लेते हैं, गोट के सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, तो हम हॉर्न की सींग की जीन कहां से ले रहे हैं? गोट से ले रहे हैं। तो हमारा एम क्या है? हॉर्न वाली जीन लेना। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स? हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हमारे एम पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम कह सकते हैं आइसोलेशन, अलग करना। मतलब जो चीज दिख नहीं रही है, डीएनए दिखता ही नहीं, जो चीज हमें दिख नहीं रही है उसको काट करके अलग करना, बहुत बड़ा काम फ्रेंड्स। लेकिन ये काम कर दिया किसी ने। अब वो किया किसने? उनको नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, मिला हुआ है। 3 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है आर्बर, एक का नाम है फ्रेंड्स नाथन्स। हालांकि एनसीईआरटी नहीं देती, फिर मैं बात कर लेता हूं, नाथन्स, और एक है स्मिथ। तो आर्बर, स्मिथ एंड नाथन्स, ये 3 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक एंजाइम पहचाना। एंजाइम फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल जो डीएनए मॉलिक्यूल को काटता है। फ्रेंड्स एक मॉलिक्यूल है, मतलब एंजाइम है, और किसको काट रहा है फ्रेंड्स? एक मॉलिक्यूल को काट रहा है। तो इन्होंने क्या कहा? ये है मॉलिक्यूलर सीजर। क्या है फ्रेंड्स? मॉलिक्यूलर सीजर। यानी यहां हम क्या काम में लेंगे? हम काम लेंगे फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब मॉलिक्यूल को काटता है, ऐसा मॉलिक्यूलर सीजर। आर्बर, स्मिथ और नाथन्स। लेकिन ये हुआ कैसे? ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो अपनी पहली स्टेप जो है फ्रेंड्स वो क्या है? अपनी आइडेंटिफिकेशंस एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। यानी हमें एक डीएनए होगा हमारे पास, प्योर डीएनए से हम काट करके हमारी डिजायरेबल जीन को अलग करेंगे। मैं मान लूं कि मैंने इसको यहां से कट करके और इसको अलग किया, तो इस जीन को मैं काट करके अगर अलग कर लूं तो ये मेरी क्या आएगी? डिजायरेबल जीन। मैंने फ्रेंड्स कहा डीएनए दिखता नहीं है तो कटेगा कैसे? मॉलिक्यूलर सीजर से कटेगा। ये मॉलिक्यूलर सीजर है क्या, इसकी अपन बात करते हैं। तो पहली जो अपनी प्रोसेस है 7 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, ये अपनी पहली स्टेप है। ठीक है, हमें डीएनए काट करके डीएनए की हमारी जो डिजायर जीन है उस डिजायरेबल जीन को हमें अलग करना है। वो हम किससे काटेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर से। अब आता है ये मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, किसने काम किया। तो फ्रेंड्स मैं वापस एनसीईआरटी की उसी लाइन पे आता हूँ। एनसीईआरटी क्या कहती है? 1963 में, कब फ्रेंड्स? 1963 में ये देखा गया कि एक बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई। इस बैक्टीरिया पे आके एक बैक्टीरियोफेग बैठता है। बैक्टीरियोफेग मतलब एक वायरस। बैक्टीरियोफेग वायरस है फ्रेंड्स। ई कोलाई बैक्टीरिया पर एक
बैक्टीरियोफेग, इट मीन्स एक वायरस आके बैठता है और ये वायरस अपने डीएनए को इसमें पंच कर देता है और ये वायरस इस बैक्टीरिया को मारना चाहता है फ्रेंड्स। लेकिन ये बैक्टीरिया खुद का प्रोटेक्शन भी करता है और इससे प्रोटेक्शन भी करता है। कैसे करता है? एनसीईआरटी क्या कहती है? इस बैक्टीरिया के पास फ्रेंड 2 एंजाइम मिले। कौन से एंजाइम मिले? ये कहता है पहला एंजाइम इसके डीएनए से मैथिल ग्रुप को जोड़ता है। एंजाइम का नाम रख दिया गया मिथाइलेज एंजाइम। मिथाइलेज एंजाइम क्या करेगा फ्रेंड्स? ये बैक्टीरिया के खुद के डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ेगा। किसके डीएनए? ध्यान रखना, एनसीईआरटी यहां क्लियर नहीं कर रही है और नीट में क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। किसके डीएनए से मैथिल ग्रुप जोड़ रहा है? बैक्टीरिया के डीएनए से, वायरस के नहीं, बैक्टीरिया के डीएनए से। अब बैक्टीरिया के डीएनए से मैथिल ग्रुप क्यों जोड़ रहा है भैया? तो फिर हमें सेकंड एंजाइम पढ़ना पड़ेगा। सेकंड एंजाइम जो यहां पर आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर बाद में कहने लग गए। उस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, यहां से आ रहा है नीट में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है फ्रेंड्स। मतलब जैसे ही ये डीएनए डालेगा वायरस, किस में डालेगा फ्रेंड्स? बैक्टीरिया में, तो ये इसको काट देगा। किसको काटा? वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया ने काट दिया, यानी बैक्टीरिया ने अपना प्रोटेक्शन ले लिया। तो नीट में क्वेश्चन कहां से आता है ये देखिएगा। नीट क्या कहती है कि जब इसने बैक्टीरिया के मतलब एंजाइम ने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वायरस के डीएनए को काट दिया, प्रोटेक्शन तो ले लिया, तो ये खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटता? तो ये खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटता? यही नीट का सबसे शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि वो खुद के डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है फ्रेंड्स। जब वो खुद के डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है तो इसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है डीएनए की, यानी खुद के डीएनए को बैक्टीरिया नहीं काट सकता क्योंकि उसका मिथाइलेशन हो गया, लेकिन वायरस के डीएनए को काट देगा। इट मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स? उसने खुद का प्रोटेक्शन कर लिया। ये बात एनसीईआरटी कहती है फ्रेंड्स। तो वापस अपने इसी टॉपिक में आते हैं। तो यहां पर एक एंजाइम खोजा गया साहब, इस इवेंट्स के बाद देख करके एक एंजाइम खोजा गया। आर्बर, स्मिथ और नाथन्स ने मॉलिक्यूलर सीजर कहा गया, आजकल हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी पहली टूल क्या है? ये तो टेक्निक हो गई। पहली टेक्निक का पहला स्टेप क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। अब टेक्निक के साथ हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? टूल्स पढ़ना पड़ेगा। तो हमारी पहली टूल्स क्या है? हमारी पहली टूल्स है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो पहली टूल्स है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो फ्रेंड्स हमारी पहली टूल क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। मैं अगर आरबीएस इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो वहां एंजाइम के नाम से मिलेगा आपको, क्योंकि वहां कई एंजाइम की बात करता हूं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हमारी पहली टूल है। और आरडीएनए टेक्नोलॉजी की पहली स्टेप क्या है फ्रेंड्स? वो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। इट मींस क्या हो गया? आपको पहली स्टेप में पहली टूल काम में लेनी पड़ेगी। जैसे टेलर काम करता है, वो क्लॉथ सिलता है, तो सबसे पहले करता क्या है? वो एक पॉइंट लगाता है, उस पॉइंट से सीजर से कपड़े को काटता है। फ्रेंड्स मैच करके देखिएगा, आपको रिलेशन आपको याद रहेगा बड़ा गजब का। आप भी क्या कर रहे हो? आप वही टेलर वाला काम कर रहे हो ना। वो कपड़े को काट रहा है, आप डीएनए काट रहे हो। वो सीजर काम ले रहा है, आप क्या काम ले रहे हो? मॉलिक्यूलर सीजर। तो फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर सीजर कहाँ किसको गया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो हमारा पहला टूल क्या हुआ फ्रेंड्स? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और आरडीएनए टेक्नोलॉजी की पहली स्टेप क्या हुई फ्रेंड्स? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, यानी हमारी इच्छित जीन का आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना, जो हमारे एम पर डिपेंड होगा। और आइसोलेशन करना मतलब काट करके अलग करना। काटेंगे किससे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यानी मॉलिक्यूलर सीजर। तो हम इस पॉइंट में आते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होता है। यानी हमारी पहली टूल है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो स्टेप भी आप याद रखिएगा, प्रिंसिपल की बात हम पहले कर चुके हैं फ्रेंड्स। स्टेप याद रखिएगा, 7 स्टेप में से पहली स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। और टूल भी फ्रेंड आप याद रखिएगा, पहली जो टूल है हमारी वो कौन है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो अपने अपने नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि अब तक इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा शानदार, यानी एक फिल्म की तरह काम चलेगा। तो 7 स्टेप में हम लोग इस पहले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, पढ़िएगा फ्रेंड्स, थैंक यू।